क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? ठीक चलिए अब हम लोग देखेंगे, अब महाजनपद के बारे में चर्चा हो गया था। अब देखेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, मगध राज्य सबसे शक्तिशाली राज्य था। ठीक है ना, ये है भारत और ये बात अखंड भारत की हो रही है। ठीक है ना, हाँ उस समय की अखंड भारत के बारे में बात हो रहा है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ भारत का नक्शा देखेंगे। ठीक है ना, ये है क्या मगध, ये मगध है, ये पाकिस्तान का एरिया और ये अफगानिस्तान का एरिया। ठीक है ना, तो मगध जो था उसके उत्तर में गंगा थी, उसके उत्तर में गंगा। अगर मगध साम्राज्य का आपसे पूछा जाए चौहद्दी उत्तर में क्या था दक्षिण में क्या था, तो आप देखिए उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व में फल्गु नदी। फल्गु नदी से वाकिफ हैं आप लोग? का किसमें पढ़े थे? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? फल्गु नदी के तट पर, जिसे निरंजन नदी भी कहा जाता है। तो उत्तर में गंगा है, दक्षिण में विंध्याचल है, पूर्व में फल्गु है और पश्चिम में सोन नदी है। ये इसका चौहद्दी है। ठीक है ना, किसका? मगध का। और ये चौहद्दी ही इसको बहुत ही बेहतर बनाता है, बहुत शक्तिशाली बनाता है हर तरह से, इकोनॉमिक से लेकर, इकोनॉमिक मतलब कि इसका यहाँ पे पैदावार भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि चारों तरफ देखिए ना, यहाँ पे नदी, यहाँ नदी नदी। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी इसका प्राकृतिक जो बनावट था वो बहुत ही बेहतरीन था, क्योंकि उत्तर में गंगा, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में सोन नदी और पूर्व में, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मगध के बारे में ही बहुत सारी चीजें को हम लोग जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। मगध पर 7 वंशों ने शासन किया है, 7 वंशों ने शासन किया है। उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। सीनम सुक सावा वाह है, लेकिन वाक्टक वंश के बारे में बाद में हम लोग देखेंगे। हसीन मसूक सा, यानी 7 वंशों ने शासन किया है। तो कौन कौन है वो देखेंगे। एक है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, शुंग वंश, कन्नौ वंश और सातवाहन वंश। ठीक है, याद रहेगा। हसीनम सुसा, ह से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कनौ वंश, सातवाहन वंश। ये एकदम क्रमानुसार है। कहने का मतलब कि जब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ तो महाभारत में ऐसा चर्चा है कि मगध साम्राज्य की स्थापना बृहद्रथ द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? बृहद्रथ के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा किया गया था, जिसका एक प्रतापी शासक था जरासंध, लेकिन इसका प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिला है, इस वजह से इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। तो मगध साम्राज्य में जो पहला वंश आया है वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग के बाद वंश के बाद मौर्य के बाद शुंग के बाद कनौ के बाद एकदम क्रमानुसार है। और आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछेगा कि मौर्य वंश के पहले किस वंश का शासन था? नंद वंश के बाद किसका था? मौर्य वंश के बाद किसका था? ये क्रमानुसार में आप याद रखिएगा, यहाँ वहाँ याद नहीं रखना। ठीक है ना, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से याद रखिएगा। क्लियर है? यहाँ तक यही सब वंश शासक किया था। हाँ, ये 7 वंशों ने मगध पर शासन किया था और पूरे मगध को पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके। तो आइए पहले शुरू करते हैं हर्यक वंश। ठीक है, इसको हटा दे। सब है, सब है। देखिए हर्यक वंश, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार और बिंदुसार दो चीजें, बिंदुसार बाद में आएगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि हर्यक वंश की स्थापना किसने किया है? बिंबिसार ने किया है। बिंबिसार मगध की गद्दी पर, मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। कब बैठा था? 544 ईसा पूर्व में।
बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार राजगृह का निर्माण करवाया। किसका? राजगृह का निर्माण करवाया और उसे अपना राजधानी बनवाया। यानी राजगृह का निर्माण किसने करवाया? बिंबिसार ने। और इसे क्या बनाया? राजधानी बनवा दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। बिंबिसार ने क्या किया कि इसके दरबार में एक राजवैद रहता था जिसका नाम है जीवक। राजवैद जीवक। इसका दरबारी वैद कौन था? जीवक। जब महात्मा बुद्ध का तबीयत खराब हो गया, कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि बिंबिसार किसके समकालीन था? गौतम बुद्ध। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मगध का कौन सा ऐसा शासक था जो महात्मा बुद्ध के समकालीन था? कौन था? बिंबिसार। तो महात्मा बुद्ध के तबीयत खराब होने पर, महात्मा बुद्ध का तबीयत खराब होने पर सेवा करने के लिए किसे भेजा था? जीवक को। किसको भेजा था? जीवक को। यहाँ तक क्लियर है? जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने अंग के राजा, अंग समझ रहे ना, अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। अंग की राजधानी चंपा। अंग के एक राजा थे जिसका नाम है ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को पराजित कर दिए थे, मतलब इसको हरा दिए थे। और हराने के बाद अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिए। अंग को किस में मिला लिए? मगध में मिला लिए। इसके बाद अवंती के एक राजा हैं, अवंती के राजा प्रद्योत। अवंती के राजा प्रद्योत, इनका भी जब तबीयत खराब हो गया, जब इनका तबीयत खराब हुआ तो सेवा करने के लिए किसको भेजा गया? जीवक को भेजा गया। यहाँ तक क्लियर है? बिंबिसार अपना जो साम्राज्य का विस्तार था वो युद्ध करके नहीं जीतता था। उसने क्या किया कि अपने साम्राज्य का विस्तार शादी करके किया, बढ़ाया। मतलब आपसे पूछेगा कि मगध में कौन ऐसा शासक हुआ है जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार विवाह से किया है, यानी अपना संबंध स्थापित करके साम्राज्य का विस्तार किया, तो वो कौन है? बिंबिसार। इसने 3 शादियां की। अकेले मतलब हाँ, राजा महाराजा के बेटी से करते थे। अभी का टाइम है कि एकलौती वाला चक्कर, उस समय तो राजा का बेटा 5 को भी रहे, बेटी 5 को भी रहे तो सबको हिस्सा बराबर मिलता था, बहुत सारा साम्राज्य होता था। इसने क्या किया? एक 3 शादियां की। ठीक है, एक कौशल नरेश, प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से। किससे? महाकोशला से। यानी एक पत्नी महाकोशला बनी जो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। एक थी वैशाली, एक वैशाली को भी अपने में मिला। अब वैशाली का कुछ पार्ट्स अपने में मिलाने के लिए इसने वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया। चेलना, ठीक है ना? एक महाकोशला से, दूसरा चेलना से, और एक पंजाब की राजकुमारी थी, राजकुमारी क्षेमा से भी विवाह किया और अपने साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। इसका एक बेटा था, इसका एक पुत्र था जिसका नाम है अजातशत्रु। इसका एक पुत्र था जिसका नाम है अजातशत्रु। ठीक है, इसका एक बेटा था कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में, बिंबिसार का बेटा था। हाँ, बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। इसने 493 ईसा पूर्व में अपने पिताजी के क्या कर दिया? हत्या कर दिया और मगध की गद्दी पर बैठ गया। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आया? चलिए एक बार रिवाइज करिए, उसके बाद आगे चलते हैं अजातशत्रु पर, क्योंकि अब ये मर गया। हर एक वंश की स्थापना बिंबिसार। इसने मगध की गद्दी पर कब बैठा? ये किस धर्म को मानता था? इसने किसका निर्माण करवाया? और राजधानी किसे बनाया? इसका एक राजवैद कौन था? महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए किसको भेजा था? अंग के राजा ब्रह्मदत्त को क्या किया था? और अंग को अपने मिला लिया था। अवंती के राजा प्रद्योत को क्या कौन भेजा था सेवा करने के लिए? जीवक को भेजा था। इसने कितनी शादियां की? शादी करके ही साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया।
कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली की चटक की पुत्री चेलना से, और पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह करके इसने क्या किया, साम्राज्य का विस्तार किया। और इसका एक बेटा था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में अपने पिता किसका, बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पर। यहाँ तक बात क्लियर है? एकदम इसको अपने दिमाग में रील जैसा चलाइएगा, ठीक ना, पिक्चर जैसा चलाइएगा, वो परमानेंट स्टोर हो जाएगा आपके मस्तिष्क में। बात समझ में आ रही है? इसको आप पिक्चर के जैसा देखिएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग अजातशत्रु के बारे में। कोई राजा को अगर हरा देता था तो पूरा साम्राज्य उनका हो जाता था। हाँ, अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा? 493 ईसा पूर्व में। किसकी हत्या कर? अपने पिता की हत्या कर। अपने पिता की हत्या कर। पिता की हत्या कर। इसीलिए अजातशत्रु को भारतीय इतिहास में प्रीतिहंता भी कहा जाता है। प्रीतिहंता। प्रीतिहंता का मतलब होता है पिता की हत्या करने वाला। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे देखिए, इसका बचपन का नाम कुनिक था। इसका बचपन का नाम कुनिक था। जब ये गद्दी पर बैठा तो इसके पास एक सुयोग्य मंत्री था। सुयोग्य मंत्री माने काबिल। सुयोग्य मंत्री था वर्षाकार, ठीक है, या वर्षकार भी इसको कहते हैं कभी कभी, कहीं कहीं दे देगा वर्षकार भी, तो परेशान नहीं होना, वही वर्षकार के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है ना। इसका एक सुयोग्य मंत्री था वर्षाकार। वर्षाकार की सहायता से इसने क्या किया, वैशाली पर आक्रमण कर दिया और वैशाली को जीत लिया। वैशाली पर आक्रमण कर क्या किया इसने, वैशाली को जीत लिया। जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन वैशाली में आक्रमण जब किया तो इसने 2 नए आधुनिक हथियार का प्रयोग किया। अगर वो हथियार ना होता तो वैशाली को नहीं जीत पाता, क्योंकि इसके पिताजी भी कोशिश किए थे। एक बार बिंबिसार ने भी वैशाली पर आक्रमण किया था, लेकिन वहां पे असफल वो हो गए थे। लेकिन इसने भी आक्रमण किया तो ये सफल हो गया, इसलिए क्योंकि इसने क्या किया, 2 नए आधुनिक हथियार का प्रयोग किया, जिसका नाम है रथमुसल, रथमुसल महाशिला कंटक, महाशिल कंटक। ये 2 आधुनिक हथियार थे। अब इसके बारे में तो आप लोग नहीं जानते हुए क्या है, सुनिए क्या है। रथमुसल का मतलब होता है कि रथ में चाकू लगाया हुआ रहता था, चारों तरफ चाकू लगाया हुआ रहता था, और बहुत पतला पतला वाला पैना जो होता है ना, वो मतलब जिससे डैमेज हो जाए आदमी, वो वाला चारों तरफ लगाया हुआ रहता था, और बीच में सारथी बैठाया जाता था, आगे रथ, आगे घोड़ा होता था, ठीक है। रथमुसल का मतलब होता था कि जो रथ होता था उसके चारों तरफ हथियार चाकू के रूप में और पैना के रूप में लगाया हुआ रहता था। अगल बगल रथ के कोई आएगा तो उसका क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक अच्छा, एक महाशिल कंटक का प्रयोग किया। महाशिल कंटक का मतलब होता है कि इतना बड़ा बड़ा पत्थर बहुत दूर से फेंकने वाला मशीन, बाहुबली में है ना, बाहुबली में है, हाँ, वो वाला जो एकदम लगा के यूं ऐसे फेंकता था, उसमें आग लगा दीजिए, चाहे जो करना है कर दीजिए, फिर सिर्फ पथली फेंक दीजिए। तो वो वाला हथियार का प्रयोग करके अजातशत्रु ने वैशाली को क्या कर लिया, जीत लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था प्रारंभ में भाई, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अजातशत्रु प्रारंभ में किस धर्म को मानता था, जैन धर्म को। अब यहाँ बाप बेटा में ही बहुत तरह का दिक्कत है। बाप मानता था बौद्ध धर्म, बेटा मानता है जैन धर्म। लेकिन इसी के शासन काल में प्रथम जैन संगति बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, अरे हुई थी ना, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पे, राजगृह में हुआ था ना। पहला बौद्ध मीटिंग इसी के शासन काल में हुआ था, इसलिए ये प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को बाद में क्या करने लगा, मानने लगा। यानी बाद में कौन सा धर्म मानने लगा, बाद में बौद्ध धर्म क्या करने लगा, मानने लगा। कितने दिनों तक चला था सर ये जैन, क्या जैन धर्म? 68 इयर्स। प्रारंभ में जो माना था ना जैन धर्म जैन था, तो कितने दिनों? अरे 483 ईसा पूर्व में जब इनकी मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध का, उसमें बौद्ध धर्म का पहला मीटिंग हुआ था ना, 483 ईसा पूर्व में हुई थी ना। उसी समय से ये क्या करने लगा, मानने लगा। यानी 483 और 493 में कितना का डिफरेंस है, ये बताने की चीज थोड़ी है, नहीं समझे बात को। 493 में मगध की गद्दी पर बैठा, प्रारंभ में वो जैन धर्म को मानता था, और फिर बाद में कब मानने लगा, बौद्ध धर्म को। पहला मीटिंग के बाद, तो पहला मीटिंग कब हुआ, 483। क्लियर है। तो बाद में ये बौद्ध धर्म को मानने लगा। इसका एक बेटा था उदाइन, इसका एक बेटा था उदाइन।
इसे भी भारतीय इतिहास में प्रतिहंता कहा जाता है, लेकिन इसका जवाब आप मत दीजिएगा, आपसे जब भी पूछेगा तो आंसर दीजिएगा अजातशत्रु। भारत के इतिहास में प्रतिहंता के रूप में अजातशत्रु को ही जाना जाता है। उदयन ने भी अपने बाप की हत्या कर दिया था, ठीक है। 461 ईसा पूर्व में इस भी अपना बाप का हत्या कर दिया। देखिए जो होते आ रहा ना वो होते ही रहता है, मतलब कि इसने जो करा उसका बेटा भी वही करेगा। ये ना सोचिए कि हम आम लगाए हैं, बबूल लगाए हैं और आम का पेड़ मिलेगा, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। आपने जो करा है आपके साथ भी वही होगा। तो इसका एक बेटा था उदयन, उदयन ने भी अपने पिता की हत्या 461 ईसा पूर्व में कर दिया और मगध की गद्दी पर हाँ। सत्ता का सुख इतना भयंकर होता है, इतना उसमें विलासिता भरा हुआ है, इतना मतलब क्या कहें उसको, बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन अभी भी तो है क्योंकि सामने है कैमरा का तो बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। और मेरे वीडियो को ब्राजील, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी देखते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। 4.4% इंडोनेशिया के लोग देखते हैं, 2.5% पाकिस्तान के हैं, तो सब कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो उदयन ने क्या किया कि गद्दी के लिए मार दिया। आज के जितने भी पॉलिटिशियन हैं लगभग गद्दी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही ऐसा ही कांड करते हैं, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सत्ता का सुख बहुत भयंकर सुख होता है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उदयन ने 461 ईसा पूर्व में 461 ईसा पूर्व में 461 ईसा पूर्व में क्या किया उदयन ने? अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठ गया। क्लियर है? चलिए उदयन के लिए तो है इधर जगह। उदयन 461 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। अब बैठने के बाद पाटलिपुत्र शहर का निर्माण कराता है, पाटलिपुत्र शहर का निर्माण करता है। तो पाटलिपुत्र किसने बनवाया मेरे भाई? उदयन। यानी पाटलिपुत्र शहर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? उदयन। उदयन का एक पुत्र है नागदशक। उदयन का एक पुत्र है नागदशक। नागदशक एक अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक माने नकारा टाइप में था, इसको पता नहीं चलता था कि क्या करना है। जैसे हेमंत सोरेन है, ठीक है, उनको पता नहीं चलता कि क्या करना है। पेट्रोल भी सस्ता होता है तो वैसे लोगों के लिए जिसके पास गाड़ी नहीं है, ठीक है। और इनके शासनकाल में एग्जाम 2 दिन 3 दिन पहले कैंसिल होता है, क्या करिए। तो नागदशक जो है अयोग्य शासक था, तो इसका एक सेनापति था। सेनापति का नाम है शिशुनाग। सेनापति का नाम है शिशुनाग। शिशुनाग ने क्या किया कि 412 ईसा पूर्व में उदयन का खेल खत्म कर दिया। हाँ, शिशुनाग ने क्या कर दिया? 412 ईसा पूर्व में नागदशक का क्या कर दिया? हत्या कर दिया। और नागदशक की हत्या करने के बाद एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अजातशत्रु कब बैठा मगध की गद्दी पर? उसने अपने पिता की हत्या की, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? इसका बचपन का नाम, इसका एक सुयोग्य मंत्री था, क्या नाम है इसका? वर्षाकार की सहायता से उसने किस पर आक्रमण किया? वैशाली पर आक्रमण किया। और वैशाली पर आक्रमण किया तो 2 नए आधुनिक हथियार का प्रयोग किया। कौन कौन? दोनों बात समझ गए होंगे आप। यह पहले जैन धर्म को मानता था, फिर बाद में क्या करने लगा? बौद्ध धर्म को मानने लगा। इसी के शासनकाल में प्रथम राजगिरी में हुई थी। इसका एक बेटा था उदयन। उदयन ने 461 ईसा पूर्व में क्या किया? अपने पिता की हत्या किया। अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठ गया। मगध की गद्दी पर बैठने के बाद किस शहर की स्थापना किया? पाटलिपुत्र का। इसका एक बेटा था, कौन? नागदशक एक अयोग्य शासक था। नागदशक एक अयोग्य शासक था। और इसी का एक सेनापति था शिशुनाग। शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में नागदशक की हत्या कर एक नए वंश की स्थापना किया, जिसका नाम है शिशुनाग वंश। यानी पहला वंश जो हर्यक वंश था वो समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे शिशुनाग वंश के बारे में।
जैन धर्म में संगीति हुआ होगा सर। हाँ कुछ नहीं थे क्या क्लास में? डिजाइन को भी बिजली पत्ता बोला जाता है, लिखा हुआ है। हाँ बोला जाता है, लेकिन जब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो आप हमेशा आंसर अजात शत्रु को दीजिएगा, क्योंकि पहला वही था, ठीक है? तो हमेशा फर्स्ट को पूछा जाता है। चलिए यही देखेंगे शिशुनाग वंश के बारे में, ठीक है? शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में किसने किया था? शिशुनाग। किसने किया था? शिशुनाग ने। शिशुनाग जब यहाँ पे आए तो इन्होंने राजधानी बदल दी। राजधानी कहाँ गया? वैशाली। राजधानी वैशाली। इसका उत्तराधिकारी या इसका अगला शासक कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है, ठीक है ना? कालाशोक को क्या कहा जाता है? काकवर्ण भी कहा जाता है। जब ये गद्दी पर बैठे तो राजधानी को पुनः कहाँ ले आए? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। इसने क्या कहा? इसने राजधानी कहाँ ले आया? पाटलिपुत्र ले आया। पाटलिपुत्र ले आया, ठीक है ना? पाटलिपुत्र क्या कर लिए? पुनः ट्रांसफर कर लिया अपनी राजधानी। यहाँ पे क्लियर है? इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो नंदीवर्मन हुआ। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नंदीवर्मन हुआ। नंदीवर्मन का ही भी एक सेनापति था जिसका नाम है महापद्म नंद। महापद्म नंद ने नंदीवर्मन की क्या कर दिया? हत्या कर दिया और एक नए वंश की स्थापना करा जिसका नाम है नंद वंश, ठीक है? यहाँ सिर्फ हत्या ही हो रहा है, ठीक है? आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा और बहुत बार पूछा भी गया है कि कौन सा ऐसा वंश है, ठीक है? कौन सा ऐसा वंश है जिसमें हर एक बेटा ने अपने बाप की हत्या कर गद्दी पर बैठा? कौन सा? हर्यक वंश। हर्यक वंश में ही सभी बेटों ने अपने बापों की हत्या कर करके गद्दी को प्राप्त किया है, न कि उनको विरासत में मिला है, ठीक है? सब मारा है, सब मारा है। आ रही बात समझ में? हर एक बेटों ने अपने बापों की हत्या करके मगध की गद्दी को प्राप्त किया था, न कि उनको विरासत मिला था। हर्यक वंश में ऐसा है, बाकी वंश में ऐसा नहीं है। अब देखेंगे हम लोग नंद वंश। बहुत ही इंटरेस्टेड है नंद वंश। नंद वंश के बारे में एक सवाल आपसे बहुत बार पूछा जाएगा कि जब सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत पर यानी भारत में मतलब मगध में किस वंश का शासन था? सीधे अगर भारत पूछ दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मगध पूछ दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइएगा, नंद वंश का शासन था। क्लियर है? इंडिविजुअली किसका, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना? जो नंदीवर्मन है वो महावीर जो भाई था। कौन महावीर? नंदीवर्मन। अरे ये दूसरा नंदी है यार, वो नंदीवर्मन, ठीक है? तो नंद वंश की स्थापना किसने किया? महापद्म नंद। महापद्म नंद, ठीक है? महापद्म नंद शूद्र थे। बहुत सारे किताबों में या बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हुए हैं जो इनके बारे में बताते हैं कि ये एक क्षत्रिय थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ, नहीं मिला है कहीं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये क्या थे? शूद्र थे। इन्होंने राजपूतों का विनाश किया। इन्होंने राजपूतों का विनाश किया, हाँ विनाश किया, और एक उपाधि धारण किए, सर्वक्षत्रांतक। सर्वक्षत्रांतक। तो सर्वक्षत्रांतक की उपाधि किसने धारण किया था? महापद्म नंद ने। क्यों? क्योंकि इन्होंने राजपूतों का विनाश किया। इसके बाद इन्होंने कलिंग को जीता। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। कलिंग को इन्होंने क्या किया? जीता। और जीतने के बाद एक राट की उपाधि धारण की। किसका? एक राट। यानी दो उपाधि धारण किए, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी सर्व छत्रांतक और एक राट की उपाधि किसने धारण किया था? महापद्म नंद ने। महापद्म नंद का उत्तराधिकारी यानी इनका बेटा घनानंद हुआ। कौन हुआ? घनानंद। घनानंद बहुत ही क्रूर शासक था। बहुत ही क्रूर शासक था मेरे भाई। बहुत ही अय्याश टाइप का था। अय्याश टाइप का था।
इसको बाहर क्या हो रहा है मतलब नहीं है, ये अपने विलासिता में मगन रहता था। इसको मतलब ढंग से बात भी नहीं करने आता था। एक कहानी है क्रूरता पर इसका। इसी के दरबार में चाणक्य के बारे में तो सुने होंगे ना। इसी के दरबार में चाणक्य का 3 नाम है, चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ठीक है। चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त चूंकि एक शिक्षक थे, तो इनको आभास था कि भारत पर बाह्य आक्रमण हो रहा है और विश्व विजेता अलेक्जेंडर यानी सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा है और भारत की संपदा को, यहाँ के विरासत को, यहाँ के राजाओं को हानि पहुंचाएगा। इसलिए चाणक्य मगध के आसपास जितने भी राजा का था, तो जितने भी दरबार थे, जितने भी जनपद महाजनपद थे, सबको एकत्रित कर सिकंदर के खिलाफ लड़ने के लिए सबको इकट्ठा कर रहे थे। और उसी सिलसिला में चाणक्य गए थे घनानंद के दरबार में, और उसी दरबार में चाणक्य को घनानंद ने अपमानित करके दरबार से बाहर निकाल दिया था। और उसी समय इन्होंने प्रण किया था कि तुम्हारा विनाश निश्चिंत हो, तुम्हारा विनाश होगा। तब कौटिल्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षित किए और उनकी सहायता से किसकी हत्या करवा दी? घनानंद की। और घनानंद क्या किया? घनानंद की मृत्यु के बाद मगध पर एक नए वंश का स्थापना हुआ, मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। एक नए वंश की स्थापना हुई जिसका नाम है मौर्य वंश, जिसकी स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यहाँ तक बात क्लियर है? आप समझ गए होंगे शिशुनाग वंश के बारे में, नंद वंश के बारे में, और इससे पहले हर्यक वंश के बारे में। तो ये था मगध का उत्कर्ष, जिसमें आपने पढ़ा हर्यक वंश के बारे में, उसके बाद शिशुनाग वंश के बारे में, और उसके बाद नंद वंश के बारे में। नंद वंश के बारे में घनानंद चूंकि क्रूर शासक था, लेकिन एक तो काम करवाया था इसने, कलिंग में नहर का निर्माण करवाया था। हाँ, नहर का निर्माण करवाया था। नहर का निर्माण किसने करवाया था? घनानंद ने। और 2 उपाधि, सर्व छत्रांतक और एकराट की उपाधि किसने धारण किया था? महापद्मनंद ने। ठीक है यहाँ तक? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, और चाणक्य को अपमानित किसने किया था? किसने किया था? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, एक बार रिकॉल कर देते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए फिर से। शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में किसने किया? राजधानी कहाँ बनाई? शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक को क्या कहा जाता है? कालाशोक अपनी राजधानी कहाँ ले आया? पाटलिपुत्र। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नंदीवर्मन का सेनापति कौन था? महापद्मनंद ने किसकी हत्या कर दिया? नंदीवर्मन का। और एक नए वंश की स्थापना किया जिसका नाम है नंद वंश। यानी नंद वंश की स्थापना किसने किया? महापद्मनंद कौन थे? इन्होंने राजपूतों को क्या किया? राजपूतों का विनाश करके कौन सा उपाधि धारण किया? सर्व छत्रांतक उपाधि। इन्होंने किसको जीता? कलिंग को जीता। तो कौन सा उपाधि धारण किया? एकाराट की उपाधि धारण कर लिया। इसके बाद जो महापद्मनंद थे उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? घनानंद। किस टाइप का शासक था? अपने दुनिया में रहता था। इसमें हाँ, क्रूर मने बहुत ही, आप कुछ बोलिए उसको खराबे लगेगा। ठीक है। कलिंग में नहर का निर्माण किसने कराया? घनानंद ने किससे अपने दरबार में अपमानित किया था? चाणक्य ने किसकी सहायता से घनानंद की हत्या करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से किसकी हत्या करा दिया? क्लियर है यहाँ तक? घनानंद सीरियल